हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन के अधिगम या सिद्धांतों की जो सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने 3 सिद्धांतों के बारे में पता कर लिया था। इसी क्रम में हम चौथा सिद्धांत आज पढ़ेंगे। आज का हमारा सिद्धांत रहेगा व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच, जिसके बारे में बातचीत करते हैं। जहाँ पे हमारा मानव संबंध उपागम संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, मतलब जो हमारे अनौपचारिक संबंध है, इनका अध्ययन करता है। वहीं हमारे व्यवहारवादी उपागम की बात करें तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के आंतरिक मूल्य, व्यवहार और विचारशीलता का गहन अध्ययन करना होता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके आंतरिक मूल्य, व्यवहार और विचारशीलता का अध्ययन किया जाता है। तो ये उपागम क्या करता है, ये उपागम इस बात पे जोर देता है कि संगठन के भीतर लोग क्या वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं और न कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस पे जोर नहीं देता, बल्कि किस पे जोर देता है, कि इस बात पे जोर देता है कि संगठन के भीतर लोग वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं। तो जो हमारे व्यवहारवादी आंदोलन था, ये उपागम था। इसके जनक की बात करें तो व्यवहारवादी आंदोलन का जनक हमारे डेविड ईस्टन को माना जाता है। तो डेविड ईस्टन को राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन का जनक माना जाता है, जिन्होंने राजनीतिक व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादी आंदोलन का इनको जनक मानते हैं और इन्होंने क्या किया, राजनीतिक व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन पर जोर दिया। बात करें लोक प्रशासन में इनका विकास, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसका विकास मुख्य रूप से अल्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। क्या लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसका विकास मुख्य रूप से किसने किया था, अल्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड ने किया था। बात करें अब इसके आरंभिक दर्शन की, तो व्यवहारवादी उपागम के आरंभिक दर्शन हमारे चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव से प्राप्त होता है, जो कब छपी थी, 1938 में। तो 1938 में छपी हुई पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने छापी थी, चेस्टर बर्नार्ड ने। तो वहाँ से इसके प्रारंभिक दर्शन देखने को मिलते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को एक सहकारी प्रणाली के रूप में देखा। कैसा, एक सहकारी प्रणाली के रूप में देखा और औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के बीच के संबंधों पर जोर दिया। क्या औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होते हैं, इनके बीच के संबंधों पर जोर उन्होंने दिया। अब बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम और अल्बर्ट साइमन का उसके अंदर योगदान। तो अल्बर्ट साइमन व्यवहारवादी उपागम के सबसे प्रभावशाली विचारक थे। व्यवहारवादी उपागम है तो इसके सबसे प्रभावशाली विचारक कौन रहे, अल्बर्ट साइमन। उन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1947 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें लोक प्रशासन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि लोक प्रशासन को क्या है कि वैज्ञानिक स्वरूप दिया जाए। उनका मानना था कि लोक प्रशासन में व्यवहारिक स्तर पर कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। यदि व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो कोई भी सिद्धांत नहीं है। उन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों को कहावतें और मुहावरे कहकर आलोचना की। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो सिद्धांत हमारे शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक उपागम और मानव संबंध उपागम में दिए गए थे, वह वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणिक थे और यथार्थ में ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिलता जैसा कि वो बताते थे। तो उन्होंने इसीलिए इसको क्या कहा, कहावतें और मुहावरे कहा। अल्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग को प्रशासन का केंद्र बिंदु माना, कि प्रशासन का मुख्य बिंदु क्या होता है, निर्णय निर्माण, और तर्क दिया कि प्रशासनिक व्यवहार मूलतः निर्णय निर्माण का ही अध्ययन है। कि प्रशासनिक व्यवहार क्या होता है, मूलतः क्या होता है, निर्णय निर्माण का ही अध्ययन होता है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो व्यवहारवादी उपागम क्या कुछ प्रमुख विशेषताओं और मान्यताओं पर आधारित है। जैसे मानव संबंध उपागम का परिष्कृत रूप है। ये क्या हमारे मानव संबंध उपागम का परिष्कृत रूप है। यह उपागम मानव संबंध उपागम का सुधरा हुआ यह परिष्कृत रूप है, जहाँ मानव संबंध ने औपचारिक अनौपचारिक संबंधों को उजागर किया। जहाँ पे क्या मानव संबंध ने क्या किया, अनौपचारिक संबंधों को उजागर किया। वहीं व्यवहारवादी ने मानव व्यवहार के वैज्ञानिक विश्लेषण पे जोर दिया कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण किस तरह से होना चाहिए, इस पे जोर दिया। फिर व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का अध्ययन, तो ये संगठन में काम करने वाले व्यक्ति के व्यवहार, आंतरिक मूल्य और विचारशीलता के अध्ययन पर जोर देता है। इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि व्यक्ति संगठन के भीतर कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो ये इस बात को समझने पे जोर देते हैं। फिर विज्ञान के रूप में स्थापित करना और क्या है पर बल देता है। तो ये लोक प्रशासन को प्राकृतिक विज्ञान की भांति वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहता है और क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर बल देता है। ये क्या करना चाहता है, लोक प्रशासन को प्राकृतिक विज्ञान की भांति वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहता है। और ये एक सिद्धांत होता है क्या होना चाहिए, जो हमारे शास्त्रीय उपागम का लक्ष्य है क्या होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या है पर बल देता है। यह हमारे वास्तविक व्यवहार का अवलोकन और विश्लेषण कराता है। क्या
ये हमारे क्या है, वास्तविक व्यवहार का अवलोकन और विश्लेषण करता है। जब माइक्रो स्टडी या सूक्ष्म अध्ययन की बात करें तो यह संगठन के कार्यों या संगठन की बड़ी इकाइयों को पूर्ण रूप से समझने की बजाय इसके सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है, यानी कि व्यक्तिगत या छोटे समूह के व्यवहार का गहन विश्लेषण। तो ये क्या करता है, संगठन के कार्यों या फिर संगठन की बड़ी इकाइयों को पूर्ण रूप से समझने की बजाय इनके सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है, यानी कि हमारे व्यक्तिगत और छोटे समूह के व्यवहार का गहन विश्लेषण करना चाहता है। फिर अंतर्व्यक्तिक दृष्टिकोण का समर्थन। तो हमारे व्यवहारवादी उपागम क्या करता है, अंतर्विषय दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक है। जो अंतर्विषय दृष्टिकोण है उसका प्रबल समर्थक है। यह हमारे लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे हमारे विभिन्न सामाजिक विषयों उनके साथ एकीकृत करना चाहता है। यह हमारे क्या करना चाहता है, व्यवहारवादी उपागम, यह हमारे राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र इनके अंदर जो हमारे सिद्धांत चलते हैं उन सिद्धांतों का उपयोग हमारे लोक प्रशासन के अंदर करना चाहता है, ताकि मानव व्यवहार की समग्र समझ विकसित की जा सके। तो इसीलिए इसने क्या किया, अन्य जो दृष्टिकोण है वहाँ से सिद्धांतों को लिया। फिर निर्णय निर्माण प्रशासन का हृदय। इनका मानना था कि निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग प्रशासन का हृदय। साइमन ने तर्क दिया कि प्रशासन की पूरी प्रक्रिया निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। कि प्रशासन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। फिर व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो व्यवहारवादी अध्ययन व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। क्या होते हैं व्यवहारवादी अध्ययन, क्या कैसे होते हैं, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। ये व्यवहार के कारणों को समझने और उनका व्यवस्थित विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं, ये व्यवहार के कारणों को समझने और उनका व्यवस्थित विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह हमने व्यवहारवादी उपागम की विशेषताएं देखी। अब व्यवहारवादी उपागम का महत्व देखते हैं। तो व्यवहारवादी उपागम ने लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत सारे योगदान दिए। बात करें कौन कौन से। पहला होता है अंतर्विषय दृष्टिकोण। तो अंतर्विषय दृष्टिकोण होने के कारण इसने सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को लोक प्रशासन के साथ एकीकृत किया। जो हमने देखा था समाजशास्त्र था, राजनीति विज्ञान था, और भी विषय थे। इनके सिद्धांतों को लोक प्रशासन के साथ क्या किया, इसने एकीकृत किया, जिससे विषय का दायरा बढ़ा और एक व्यापक समझ विकसित हुई। फिर आता है वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर। तो इसने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिससे अध्ययन अधिक व्यवस्थित, अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ बन सका। फिर बात करें इसकी, तो इसने साहित्य को समृद्ध किया। कैसे देखते हैं साहित्य को समृद्ध करना। तो व्यवहारवादी उपागम ने लोक प्रशासन के साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया, जिससे मानव व्यवहार, निर्णय निर्माण और संगठनात्मक मनोविज्ञान से संबंधित नए शोध और सिद्धांत विकसित हुए। और देखें इसके महत्व, तो यथार्थ की ओर झुकाव। तो व्यवहारवादी उपागम क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर बल देता है। अतः यह लोक प्रशासन को कोरे आदर्शों और कल्पनाओं की जगह यथार्थ की ओर लेके गया, जिससे प्रशासनिक समस्याओं को और अधिक प्रभावी ढंग से समझा और हल किया जा सका। तो इसके हमने महत्व देख लिए। अब देखते हैं व्यवहारवादी उपागम की आलोचनाएं। व्यवहारवादी उपागम की क्या आलोचना है। तो अपने इनका बहुत ज़्यादा महत्व था, तो महत्व के बावजूद व्यवहारवादी उपागम की भी कुछ प्रमुख आलोचनाएं थी। जो कौन कौन सी है। पहली आलोचना थी लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना असंभव है, जबकि ये विज्ञान बनाने का प्रयास कर रहे थे। आलोचक का तर्क था कि लोक प्रशासन को प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण विज्ञान बनाना असंभव है। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, जटिल होता है, अप्रत्याशित होता है, मतलब पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सका, जिसे प्रयोगशाला परिस्थितियों में पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरी आलोचना होती है संगठन की बाहरी पर्यावरण की उपेक्षा। तो व्यवहारवादियों ने क्या किया, संगठन के बाहरी पर्यावरण, जो हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जो बाहरी पर्यावरण है उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वे मुख्य रूप से संगठन के आंतरिक व्यवहार पर केंद्रित थे, जबकि बाहरी कारक भी संगठन की कार्य प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि उधर भी ध्यान देना था, जबकि उधर तो ध्यान दिया ही नहीं, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। फिर गैर मूल्यवान अध्ययन की समस्या। व्यवहारवादियों ने क्या, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर दिया। व्यवहारवादियों ने क्या किया, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर दिया, लेकिन आलोचका का तर्क है कि लोक प्रशासन जैसे विषय में मूल्यों को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है। क्या, लोक प्रशासन जैसे विषय में क्या, मूल्यों को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यह नीति निर्माण और सार्वजनिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। फिर सूक्ष्म अध्ययन पर अत्यधिक जोर। क्या, सूक्ष्म अध्ययन पर अत्यधिक जोर। तो केवल सूक्ष्म अध्ययन पर अत्यधिक पर ध्यान केंद्रित करने से संगठन की समग्र तस्वीर या बड़े संदर्भ की समझ कमज़ोर पड़ सकती है। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं थी। अब बात करें मानव संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागम में कुछ समानताएं हैं, तो उनकी बात करें। यद्यपि व्यवहारवादी उपागम को मानव संबंध उपागम का सुधरा हुआ रूप माना जाता है,
इसमें बहुत सारी समानताएं जैसे क्योंकि उसके बाद इसी का अध्ययन किया जाता है। पहली आती है अनौपचारिक संगठन का महत्व। तो इन दोनों ही सिद्धांतों ने अनौपचारिक संगठन और कार्यस्थल पर मानवीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है। क्या किया? इन दोनों ही सिद्धांतों ने क्या किया? अनौपचारिक संगठन और कार्यस्थल पर जो मानवीय संबंधों के महत्व इनको रेखांकित किया है। दूसरा प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा। तो दोनों ने ही क्या किया? प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा का समर्थन किया है, जिसका अर्थ क्या है कि प्राधिकार तभी प्रभावी होता है जब अधीनस्थ उसे स्वीकार करते हैं। ये शास्त्रीय उपागम के प्राधिकार ऊपर से नीचे आता है। क्या? प्राधिकार ऊपर से नीचे आता है, इस विचार के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मानव व्यवहारवादी उपागम है, ये मानव संबंध उपागम है, उसमें भी यही होता है कि जो प्राधिकार है वो नीचे से ऊपर जाता है, न कि ऊपर से नीचे। फिर सहयोगात्मक संबंधों पर बल। तो दोनों उपागम प्रबंध और कार्मिकों के मध्य सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना पर बल देते हैं, जिससे क्या होगा? संगठन के भीतर संघर्ष कम से कम होगा और संगठन के अंदर क्या होगी? उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये दोनों के अंदर कुछ समानताएं किस किस के बीच में? ये हमारे मानव संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागम की समानताएं। कौन कौन सी? अनौपचारिक संगठन का महत्व माना दोनों ने, प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा सेम है दोनों की, और सहयोगात्मक संबंधों पर बल दिया दोनों ने। अब हम देखेंगे जो हमारे मानव संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागम के बीच के अंतर के बारे में बात करें। किसके आधार पर देखें? पहले तो अध्ययन का मुख्य विषय इस आधार पर देखें। तो ये हमारे है मानव संबंध उपागम। तो यह क्या करता है? यह संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, और यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि कर्मचारियों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू उत्पादकता और कार्य संतुष्टि को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या? यह संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, और यह क्या करता है? यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि कर्मचारियों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू उत्पादकता और कार्य संतुष्टि को कैसे प्रभावित करते हैं। जबकि हमारे व्यवहारवादी उपागम की बात करें तो यह व्यक्ति के व्यवहार, विचारशीलता और आंतरिक मूल्य का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रेरणा, धारणा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो ये हमने देखा। फिर बात करें निर्णयों में मूल्य। निर्णयों में मूल्य की बात करें तो यह निर्णयों में मूल्यों को समावेश करने पर बल देता है। इसका अर्थ है कि निर्णय लेते समय मानवीय भावनाओं, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। क्या? यह निर्णयों में मूल्यों के समावेश पर बल देता है। इसका अर्थ क्या है कि निर्णय लेते समय मानवीय भावनाओं, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। जबकि हमारे व्यवहारवादी उपागम की बात करें तो यह निर्णयों में मूल्यों और तथ्य दोनों को समावेश पर बल देता है कि जब निर्णय लिए जाएं तो मूल्य भी होने चाहिए, साथ ही साथ दोनों तथ्य भी होने चाहिए, तो दोनों के समावेश पर बल देता है। ये मानता है कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ तथ्यों के साथ साथ व्यक्तिपरक मूल्यों और प्राथमिकताएं दोनों भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब कि व्यक्तिगत परक जो मूल्य होते हैं और साथ ही साथ प्राथमिकता दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी निर्णय लिए जाए। फिर प्रकृति की बात करें तो हमारे मानव संबंध उपागम की बात करें तो यह व्याख्यात्मक प्रकृति का है, और यह मानवीय व्यवहार और संबंधों की व्याख्या करने और उन्हें समझने का प्रयास करता है। मानव संबंध उपागम की बात करें तो व्याख्यात्मक प्रकृति का, डिटेल नेचर का है। तो यह मानवीय व्यवहार और संबंधों की व्याख्या करने और उन्हें समझने का प्रयास करता है। जबकि हमारे व्यवहारवादी उपागम तो इसकी प्रकृति कैसी? विश्लेषणात्मक। तो यह व्यवस्थित रूप से व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है ताकि उनके कारणों और परिणामों को समझा जा सके। ताकि क्या हो? उनके कारणों और परिणामों को समझा जा सके। समर्थक की बात करें तो मानव व्यवहार उपागम की बात करें तो इसके समर्थक एल्टन मेयो, जिन्होंने हॉथॉर्न अध्ययन किए थे। हॉथॉर्न प्रयोग हमने 4 प्रयोग देखे थे। उनके साथी थे कौन कौन? रोथली, स्पर्जर, डिक्सन और व्हाइटहेड। तो इसके समर्थक थे। और जो हमारे व्यवहारवादी उपागम के समर्थक कौन है? अल्बर्ट साइमन, जिन्होंने निर्णय लेने के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ उनके थे चेस्टर बर्नार्ड। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने व्यवहारवादी उपागम को ठीक से डिटेल से देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।